कहानी का शीर्षक है आज फिर एक माँ को छला गया। रात के 8 बजने को थे, इसलिए मैंने अपना टिफ़िन निकाला और पॉलिथीन मारकर अपनी विंडो सीट के पास बैठ गया। खाने का डब्बा खोलते ही उसकी खुशबू मेरे नाक से होकर भाग गई। आखिर माँ के हाथ के बनाए देसी घी के लड्डू, आलू का पराठा और साथ में मेथी का पराठा, धनिया और पुदीने की चटनी भी थी। मैं खाने को देखकर खुश हो गया क्योंकि माँ ने सब मेरी पसंद की चीज़ें ही दी थी और भूख जोरों से लग रही थी। तो मैंने पराठे का पहला निवाला भी तोड़ा और मुंह में डालने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला पर गई जो एकटक मुझे और मेरे खाने को देख रही थी। वैसे तो मैं उन्हें काफ़ी देर से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। उनकी सुनी और व्याकुल आंखें हर आने जाने वाले को ऐसे निहार रही थी कि मानो उसमें किसी अपने को ढूंढ रही हो। ऐसे तो पहनावे ओढ़ने से किसी ठीक ठाक घर की लग रही थी, पर कुछ तो था जो शायद मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। जितनी भी बार ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, उतनी ही बार उसकी आंखें सजल दरवाजे पर टिकती, खिड़की पर टिक जाती और जैसे ही ट्रेन स्टेशन छोड़ती, उनके चेहरे पर मायूसी के भाव चेहरे की झुर्रियाँ में छलक उठती। कई बार उनकी आंखों से आंसू की धारा भी बह जाती तो वो झट से पहुँच लेती। इतनी लाचारी शायद ही मैंने कभी अपने जीवन में सफ़र में देखी होगी। न चाहते हुए भी मैं बार बार अपनी सीट से उनकी आंखों और चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और एक दो बार मैंने बात करने की कोशिश भी की, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा शायद ये बुजुर्ग महिला मुझसे बात नहीं करना चाह रही है, इसलिए मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता हूँ। पर अब अभी उनका इस तरह देखना पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगा और मन में सोचा शायद इन्हें भूख लगी हो। वैसे भी मैंने उन्हें सुबह से कुछ खाते तो नहीं देखा, इसलिए इंसानियत के नाते मैंने फिर से आदरपूर्वक पूछा, अम्मा जी आपको कुछ चाहिए? कुछ तकलीफ़ है क्या आपको, या कुछ खो गया है आपका? काफ़ी देर से आपको बहुत परेशान देख रहा हूँ। कृपया कुछ मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बोलिए। मेरे साथ एक साथ पूछे गए कई सवालों के जवाब देने के लिए वो कुछ देर चुप रही। शायद असमंजस में थी, बताऊं या नहीं, वो भी किसी अजनबी को। फिर उन्होंने रुधे आवाज़ में आहिस्ते से कहा, बाबू थोड़ा पानी मिलेगा, वो बड़ी प्यासी लगी है। जी ज़रूर अम्मा जी, ये लीजिए, मैंने पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा। गटागट करके अम्मा एक ही घूंट में बहुत सारा पानी पी गई और फिर पानी का बोतल देते हुए खूब सारा आशीर्वाद दी और फिर से टकटकी लगाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों अम्मा को देखकर मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया, इसलिए मैं माँ के हाथ के बनाए बेसन के लड्डू का डब्बा बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जी ये मेरी माँ के हाथ के बनाए लड्डू हैं, देसी घी के, खा के तो देखिए कैसा बना है। मैंने जानबूझकर लड्डू का डब्बा अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहा ताकि वो थोड़ा सहजता महसूस करे और अपनी परेशानी मुझे बता दे। पहले तो उन्हें लेने से इनकार कर दिया, पर मेरे जिद करने पर उन्होंने 2 लड्डू उठाए और छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालते हुए उनकी आंखों से सहस्त्र निर्झर धारा बहने लगी। शायद उनका सब्र अब जवाब दे गया। वो इंतज़ार इतनी देर से कर रही थी, शायद अब वो कभी आने वाला ही नहीं था। मैं उन्हें ऐसे रोते हुए देख खुद को नहीं रोक पाया और अम्मा को सीने से लगाकर चुप करने लगा और उनसे पूछने लगा, अम्मा आपके साथ कौन आया है और आप कहाँ जा रही हो? कुछ तो बताइए। देखिए मैं भी तो आपके पोते जैसा हूँ, इसलिए बेझिझक अपने दिल की बात कहिए ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। इतना भरोसा देने के बाद अम्मा सोचने लगी, शायद अब तक उनका भरोसा सभी लोगों पर से उतर चुका था, इसलिए वो अब तक चुप थी। खैर मेरे इतना बोलने पर वो बोलने लगी, बाबू पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, मुझे यहाँ ट्रेन की सीट पर बैठा कर बोला, माँ मैं अभी आता हूँ पानी का बोतल और खाने का सामान लेकर, पर अब तो सुबह से रात होने को है, वो लौट कर नहीं आया। बाबू अब हम कहाँ जाएं? हमको कुछ पता नहीं है।
ऐसा कहकर अम्मा के शब्द हलक में ही अटक गए और वो फफक कर रोने लगी। अम्मा को ऐसे फफकते देख मेरे साथ साथ उस बर्थ में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई। बेचारी अम्मा इस आस में अब तक बाट देख रही थी कि उसका बेटा आएगा, पर आज फिर एक माँ को छला गया था, उनकी परवरिश को छला गया था। उनकी बेचारगी देखकर मेरी आंखों में भी आंसू के धार निकलने लगे और मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में अम्मा का बेटा पानी लेने गया था या अपना पिंड छुड़ाने। खैर, मैं पहले खुद को संयम किया, फिर अम्मा से पूछा, अम्मा मुझे आप शुरू से बताइए ताकि मैं आपको बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। फिर मैंने कहा, क्या आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई एड्रेस है? अम्मा का जवाब ना में आया। मैंने फिर पूछा, आप कौन से स्टेशन से बैठी थी? आपका बेटा कहाँ रहता है? आपके पास कोई टिकट है? हमें कुछ नहीं पता बाबू, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। अम्मा का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा, पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी ना हो। जैसा अम्मा सोच रही है कि उनका बेटा आएगा, ज़रूर ट्रेन छूट गई होगी। मन को सकारात्मक की तरफ मोड़कर फिर से मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आपके पति कहाँ हैं? मेरा ऐसे कहते ही अम्मा भावुक हो गई और फिर उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले मोहन के बाबूजी का स्वर्गवास हो गया था। तब हम बिहार के माधेपुरा में रहते थे। बाबूजी के देहांत के बाद मोहन हमें शहर ले आया, पर मेरी बहू को मेरा रहना धीरे धीरे अखरने लगा। वो आए दिन बेटे से झगड़ा करती रहती थी। उसके झगड़ा करने की वजह से बेटा बहू की सुनने लगा। पर कल सुबह बेटा बोला, माँ चलिए आपको तीर्थ यात्रा करा कर लेकर आता हूँ। हम बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा मेरे बारे में भी सोचता है और हमें तीर्थ यात्रा भी कराएगा। आज आने से पहले भी सब बढ़िया था बाबू। बेटे ने एक कोरा कागज पर हमारा अंगूठा भी लगवाया, इसलिए हमको विश्वास है बाबू कि वो ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, वरना हमको ऐसे ना छोड़ता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बाबू। कहते कहते अम्मा का गला भर आया। मैं अपनी तसल्ली के लिए अम्मा का सामान चेक किया। शायद अम्मा सही कह रही हो, पर सामान देखकर मुझे कहीं उनके बेटे का कोई सामान नहीं मिला। मिला तो सिर्फ एक बड़ी अटैची जिसमें अम्मा के सारे कपड़े थे, 1000 रुपये थे और एक टिकट था जिसमें सिर्फ अम्मा का नाम लिखा था, बस। अब तक मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि अम्मा का बेटा अपनी माँ से पिंड छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय ढूंढा। ऐसे बच्चे से अच्छा तो माँ बाप बे औलाद रहें तो अच्छा है। कम से कम माँ बाप को ये दिन तो नहीं देखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो इस नीचता की हद को बिना किसी आत्मग्लानि के पार करते हैं, जिन्हें अपने ही माता पिता बोझ लगने लगते हैं। वो माता पिता जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे से उसे पाला पोषा, दुनिया में दूसरों के सामने आंख मिलाने के काबिल बनाया, उसे ही दर दर की ठोकर खाने भेज दिया। ओह, क्या हो गया इन बच्चों को जो ऐसा कदम उठाने में तनिक भी नहीं झिझकते। काफ़ी देर मेरे मन में अम्मा के बेटे के लिए नफ़रत की आंधी दौड़ गई। फिर मैं अम्मा को अगले स्टेशन पर उतारकर पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वहीं पास के वृद्धाश्रम में पुलिस की मदद से उन्हें पहुंचाया और वहां से निकलते अम्मा के हाथों में कुछ रुपये दिए और वादा किया, हर छुट्टी में आपसे मिलने आऊँगा। ये एक फ़ौजी का वादा था जो अपनी माँ और मातृभूमि की सुरक्षा करना जानता है। जाते जाते अम्मा भी खूब सारा आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के साथ एक सीख भी लेता गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ बस उन्हीं की देन हूँ, यहाँ तक कि इस जीवन का कर्जदार भी। प्रिय पाठकों, पता नहीं आज के वर्तमान स्थिति में ऐसा क्यों होने लगा है। क्यों अपने ही बच्चे माता पिता को बोझ समझते हैं? क्यों माता पिता के साथ ऐसा छल किया जाता है? क्या सच में आज के रिश्ते फ़ायदा और नुकसान देखकर तय किए जाते हैं? ये विचारणीय प्रश्न है। इस कहानी के माध्यम से आप लोग के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। ये रचना पूरी तरह से मेरी लिखी हुई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें।
और मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।